हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सबको डॉक्टर प्रीति का नमस्कार। आरोग्य विचार के 14th एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। श्री बाबू सिंह जयसिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फर्रुखाबाद की तरफ से प्रस्तुत ये कार्यक्रम आरोग्य विचार आप सबकी जागरूकता के लिए ही बनाया गया है। जैसे कि आप सबको पता है, दुनिया में बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं और बहुत सारी बीमारियों से बचने का उपाय भी दिया जा रहा है। और इन उपायों में एक सबसे इम्पोर्टेंट उपाय है इम्यूनाइजेशन या फिर टीकाकरण। तो आज हम लोगों के चर्चा का विषय है इम्यूनाइजेशन और आज हम लोग जानेंगे कि ये क्या होता है और ये क्यों कराया जाता है। तो आज चर्चा के लिए हमारे बीच जो अतिथि आए हैं वो है डॉक्टर सरिता मैम, एचओडी एंड प्रोफेसर फ्रॉम कौमार वृत्ति डिपार्टमेंट। तो आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते मैम। सरिता मैम कौमार वृत्ति डिपार्टमेंट की एचओडी हैं और काफी सारे पेशेंट्स वो देखती हैं, बहुत सारे बच्चों का इलाज भी करती हैं। और आज हम लोग मैम से पूछेंगे कि ये इम्यूनाइजेशन क्यों कराया जाता है, क्या होता है, और इनसे हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए पूछते हैं हमारा सबसे पहला सवाल। मैम, इम्यूनाइजेशन एक्चुअली क्या होता है? इम्यूनाइजेशन मतलब जैसे आपने बताया ये टीकाकरण है मैम। अभी ये नवंबर का महीना चल रहा है। हर साल नवंबर 10 को वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे मनाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य जो ये है कि हमारा जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उनको हम जो सांक्रमिक बीमारी है उनको बचने के लिए हम टीका देते हैं, यानी इंजेक्शंस देते हैं। इससे हम लोग आर्टिफिशियली लोगों में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो बीमारी से बचे। इसको हम इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। ये जो आपने एंटीबॉडीज बताई, ये बीमारी से बचने के लिए आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें चाहिए। मैम, एंटीबॉडीज बनने का कुछ तरीका हमारी बॉडी में नहीं तैयार होता है, जो हमें बाहर से लेना पड़ता है? हाँ, हमारे बॉडी में भी एंटीबॉडीज बनते हैं मैडम, लेकिन इम्यूनाइजेशन का उद्देश्य ये है, जैसे आपको मेनली जो इम्यूनाइजेशन जो है, जो सांक्रामिक जो इन्फेक्शियस डिसीज हम जो बोलते हैं, सांक्रामिक जो डिसीजेस है उनको प्रिवेंट करने के लिए ही ये बनाया गया। स्पेशली इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट हमें वैक्सीन्स देती है, जैसे कि 12 डिसीज के प्रति हमें सभी वैक्सीन्स गवर्नमेंट हर तरह, जैसे पीएचसी हो गया, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गया, कुछ मेडिकल सेंटर्स हो गए, वहाँ पे देती है। जैसे डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटानस, मीजल्स, ऐसे बहुत सारी बीमारियों को ये दे रहा है। ये एंटीबॉडीज मतलब ये क्या करता है, हमारी बॉडी को एक प्रचोदन देता है कि ताकि वो एंटीबॉडीज पहले नहीं रहते। एंटीबॉडीज बनाने के लिए उसके क्या करता है, इम्यूनाइजेशन के रूप उसको प्रचोदित करता है, तब हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनते हैं। इसी से ही बनता, बॉडी तो ही बनाती है एंटीबॉडीज, लेकिन एंटीबॉडीज बनाने के लिए जो बॉडी को स्टिमुलेट करता है वो काम वैक्सीन करता है। जी मैम, तो मैम ने यहाँ पे बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि हमें जो ये टीका लगाया जाता है ये हमारी बॉडी को प्रेरित करता है कि हमारा शरीर एंटीबॉडीज बनाए, और यही एंटीबॉडीज होती हैं जो कि हमारे इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर उनके द्वारा जो तैयार होती है, हमारी बॉडी में जहर बनता है, टॉक्सिन्स बनते हैं, उसको काउंटर करने के लिए, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए, बीमारी ना हो उससे बचाने के लिए हम हेल्प करती हैं। तो मैम, ये जैसे आपने 2-3 डिजीजेस के नाम बताया, डिप्थीरिया है, पर्ट्यूसिस है, मैम ने बताया, तो ऐसी और कौन-कौन से डिजीजेस हैं जिसके लिए टीकाकरण किया जाता है? जैसा आपने पूछा, डिप्थीरिया, पर्टुसिस के अलावा भी किस किस रोग पे हम टीकाकरण करते हैं। ये टीकाकरण किस रोग से प्रति हम करते हैं, उससे पहले ये कैसे चलता है उसके बारे में थोड़ा बताने की कोशिश करूंगी। अभी गवर्नमेंट क्या है कि इसके पीछे बहुत प्रयत्न कर रहा है, ताकि क्यों करता है, अपने सोसाइटी में लोगों को यूज हो सके, हम रोग से उनको बचा सके और आने वाली पीढ़ी को हम रक्षा कर सके। इसी के लिए गवर्नमेंट ने इम्यूनाइजेशन शुरू किया। इसका हिस्ट्री अगर हम जानेंगे तो 1978 में उन्होंने एक्सपांडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम करके शुरू किया। उसमें बहुत 3-4 डिसीजेस कवर किए। फिर उन्होंने बाद में 1985 में इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम करके कन्वर्ट किया। उसमें और डिसीजेस और वैक्सीन टीकाकरण इंक्लूड किए। फिर रिसेंटली इम्यूनाइजेशन नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम NRHM प्रोग्राम में इसको डेवलप किया। फिर बाद में इंद्रधनुष दिया इसको। इंद्रधनुष में भी जैसे जैसे ये मॉड्यूलेट करते गए, इसको उन्होंने और संशोधन किए और नए नए वैक्सीन किए और पोटेंट वैक्सीन बनाए। जैसे डिसीजेस में भी चेंजेस होते जाते हैं, वायरस जो बैक्टीरिया उनके जो है
चेंज हो जाते हैं, वेरिएंट चेंज हो जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वैक्सीन में भी अपग्रेड करते गए, कभी इंजेक्टेबल फिर ओरल, जो भी है जो नया इनोवेशन होते रहे वो सभी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड करते हुए गवर्नमेंट बहुत सारा हर स्तर पर वो क्या करता है, सेट बनाता है, गोल बनाता है, हम अगले 5 साल में अगले 10 साल में क्या रीच करना चाहते हैं। इसके लिए वो क्या करते हैं, अलग अलग स्तर पे फ्रॉम द मैन्युफैक्चर यूनिट टू वेयर वी एक्चुअली गिव द वैक्सीन टू द पर्सन और अ चिल्ड्रन, वहां तक ये पूरा एक चेन मेंटेन करते हैं। कोल्ड चेन, यानी जो कोल्ड चेन बहुत जरूरी है वैक्सीन का हम पोटेंसी बना के रखने के लिए, मैन्युफैक्चर से लेके लेने तक एक टेम्परेचर बहुत जरूरी है वैक्सीन को मेंटेन करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए रेफ्रिजरेटर, पावर सप्लाई, ये सब गवर्नमेंट देखता है। फिर वहां मैन्युफैक्चर से एक बच्चे को एक टीकाकरण लगने तक ये कैसे देगा, कौन देगा, ये ऐसे उसके लिए बहुत सारे लोग को इन्वॉल्व करते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हो गए, फिर आशा वर्कर हो गए, बहुत सारे हेल्थ कम्युनिटी वर्कर्स हो गए, ऐसे बहुत सारे लोगों को हर स्तर पे, जैसे कि हर एक रूरल एरिया में हर एक कॉर्नर ऑफ द कंट्री हम वैक्सीन कर सके करके गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत अच्छा हर साल काम करता है और टाइमली सबको इसको ट्रेनिंग भी करता है। ये ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है, इसके लिए वैक्सीन हमेशा जो ट्रेंड है, जो जानता है इसके बारे में, हमेशा एक हेल्थ सेक्टर के एडवाइजर के अंडर ही हमें इम्यूनाइजेशन लेना चाहिए। एट प्रेजेंट अभी जो है ये 12 डिसीजेस के अगेंस्ट नेशनल फ्री, हमारा गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ये वैक्सीन प्रोवाइड करता है। एक तो हो गया डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटानस, रोटावायरस जो है डायरिया उत्पन्न करता है बच्चों में, बहुत भयानक डायरिया होता है, उसके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट रोटावायरस दे रहा है। जापानीज एन्सेफेलाइटिस, उसके अगेंस्ट ना कुछ एरिया में वो फ्री ऑफ कॉस्ट में देता है। विटामिन ए भी सप्लाई करता है, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस बच्चों को ना हो सके उसके लिए भी विटामिन ए दे रहा है, हेपेटाइटिस बी दे रहा है, फिर हिब दे रहा है। पेंटा नहीं आता था पहले, अभी गवर्नमेंट सिर्फ वैक्सीन देना भी नहीं चाहता, वैक्सीन देने के अलावा ताकि लोगों को कष्ट ना हो, जैसा कि मल्टीपल इंजेक्शन वो एक ही शॉट में एक ही इंजेक्शन में आ जाए, उसके लिए भी बहुत कुछ काम करता। पहले ये बहुत कॉस्टली मिलते थे, इसके लिए गवर्नमेंट अभी क्या कर रहा है, गवर्नमेंट ही इसको फ्री ऑफ कॉस्ट सबको सप्लाई कर रहा है ताकि हमारी आगे वाली पीढ़ी बचे और हमारे सभी लोग संक्रामक बीमारी से बचे। और इम्यूनाइजेशन का मेन उद्देश्य यही है कि हम संक्रामक रोग से बचा सके और हमारे आने वाली पीढ़ी को हम बचा सके। यस मैम। तो मैम ने यहाँ पे बहुत सारी बातें बताई, कैसे गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत सारा प्रयास कर रहा है, हमें सारे वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हमारी भी बहुत जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने सारे वैक्सीन का टाइमिंग याद रखें, किस टाइम में हमें क्या वैक्सीन लगानी है, और बकायदा उसी टाइम पे हम जाके उस सेंटर पे पहुंचे और ये वैक्सीन लगवाएं, है ना। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा पोलियो वाली बीमारी पहले बहुत होती थी, अब नहीं होती है ना। क्यों? पोलियो की वैक्सीन आ गई है, 2 बूंद जिंदगी के, आप लोग टीवी में देखते हैं ना एड्स, तो हम सभी जाते हैं पोलियो वैक्सीन हमारे बच्चों को खिलाते हैं और टाइम से जाते हैं बिल्कुल। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि वैक्सीन किस टाइम पे लगाई जाती हैं। तो मैम जैसे हमें थोड़ी इस बारे में जानकारी दीजिए कि कौन सी वैक्सीन हम किस टाइम पे लगवाना चाहिए हमें। वैक्सीन अगर लगवाने की बात की है तो थोड़ा बच्चा पैदा होने से पहले मैं शुरुआत करूंगी। माँ जब पेट में बच्चा होता है, गर्भवती होती है, उनके लिए 2 टिटेनस टॉक्साइड इंजेक्शन होना बहुत जरूरी है आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी 3-4 महीने के बाद वो टिटेनस टॉक्साइड इंजेक्शंस 2 ले एट अ पार्ट ऑफ 1 मंथ, यानी 1 मंथ के अंतर में वो 2 टीटी इंजेक्शन लेना बहुत जरूरी है। ये हो रहा है, इसी के लिए इन द ईयर ऑफ 2015 आर इंडिया इज उन्होंने एक ये बोल दिया कि हमारा मदर और इन्फेंट जो नियोनेटल टिटेनस जो होता था वो इसमें हमारा एलिमिनेशन हो गया, वो इट इज नॉट इराडिकेटेड इसको हम बोलते हैं कि जो कंप्लीटली गया है, जैसा अभी स्मॉल पॉक्स हमें देखने को नहीं मिलता, इट हैज बीन कंप्लीटली इराडिकेटेड। अभी आपने पोलियो बताया, 2014 में हमारा साउथ एशिया जो है, साउथ ईस्ट एशिया है, 2014 पोलियो हैज बीन एलिमिनेटेड का मतलब ये है कि पूरा वर्ल्ड में कुछ देशों में है, कुछ देशों से कंप्लीट हो गया। उसमें हमारा साउथ ईस्ट एशिया जो है 2014 में पोलियो से एलिमिनेट हो गया। 2015 में मदर एंड नियोनेटल टिटेनस
एलिमिनेट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हम गर्भावस्था में 2 टिटानस इंजेक्शंस दे रहे हैं, और इसके बाद हम पैदा होने के बाद अगर हम ले रहे, इमीडिएटली जन्म के बाद जो टीके लगते हैं हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी वो जो है हमारा कामला यानी पीलिया रोग से, हमें जॉन्डिस के रोग से हमें प्रतिरोधक देती है, उसको हम 24 घंटे के अंदर देना चाहिए। फिर बीसीजी जो भयानक बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस, जो क्षय रोग बोलते हैं, राजयक्ष्मा बोलते हैं, उसके अगेंस्ट है, वो भी हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, विद इन 6 days, विद इन आवर, विद इन 24 hours, मैक्सिमम 6 months, मैक्सिमम एट द मैक्स 1 year के अंदर हम बीसीजी लेना चाहिए। फिर ओपीवी हमें बर्थ के बाद यानी जन्म के बाद तुरंत लेना चाहिए। फिर ये हो गए बर्थ के समय। इसके बाद आता है 6 weeks यानी 1.5 महीने बच्चा होने के बाद, फिर से उनको ओपीवी, ये ओपीवी टोटल 5 बार लगते हैं। तो इसको हम क्या देते हैं, नाम देते हैं, 0 dose, 1 dose, 2 dose ऐसा। तो अभी मैं इसमें एज के हिसाब से बताते जाऊंगी। जैसे जन्म के बाद 3 लगते हैं हमारे हेपेटाइटिस बी, बीसीजी, ओपीवी 0 dose। फिर 6 weeks में हमारे ओपीवी फर्स्ट डोज लगते हैं, फिर रोटा वायरस लगता है, और पीसीवी लगता है, और हमारा आईपीवी भी लगता है, और पेंटावैलेंट भी लगता है। ये हो गए एट 6 weeks। फिर बाद में हमारा 10वां हफ्ता यानी बच्चा 2.5 महीने का जब हो जाता है, तब हम रोटा देते हैं, ओपीवी देते हैं, और पेंटा देते हैं। फिर 14 weeks का बच्चा जब हो जाता है, रोटा 3rd, आईपीवी 2, पीसीवी 2, पेंटा 3 ये सब देते हैं। फिर 9 month में हम आईपीवी 3 और MRJE दैट इज जापानीज एन्सेफेलाइटिस एंड विटामिन ए देते हैं 9 month में। 16 to 24 month के बीच में ओपीवी बूस्टर डोज, MR के सेकेंड डोज, जे वैक्सीन का सेकेंड डोज, एंड डीपीटी का, यहाँ पे पेंटा नहीं लगता है, डीपीटी का बूस्टर लगता है, और विटामिन ए लगता है। फिर 4 के 5 साल के बीच में हमारा डीपीटी का बूस्टर सेकेंड बूस्टर डोज लगता है, ओपीवी का सेकेंड बूस्टर लगता है, ये सब लगते हैं। फिर आफ्टर 5 years हम लोग सिर्फ टीटी देते हैं। जैसा 10 years को एक बार टीटी लगता है, फिर 16 years को एक बार टिटेनस टॉक्साइड का लगता है। इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ, स्पेशली जो फीमेल्स हैं, यानी जो लड़कियां होती है, उनके लिए सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट एक इम्यूनाइजेशन है, दैट इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, HPV वैक्सीन। जैसे 10 साल के बाद कोई भी लड़की को अगर हम वो वैक्सीन दे रहे हैं, तो उस लड़कियां का उसके आगे भविष्य में कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के, यूट्रस कैंसर के होने की बहुत क्या होती है, चांसेस कम हो जाते हैं, वो सेफ हो सकती है। तो इसी के लिए अभी पार्लियामेंट में भी कुछ, जैसे हमारी माननीय जो सुधा मूर्ति है, उन्होंने भी इसके ऊपर एक मुद्दा उठाए थे, ताकि गवर्नमेंट में ये भी इंक्लूड किया जाए, सभी फीमेल्स को एडोलेसेंस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आता है ये, उसके लिए हम इंक्लूड करेंगे तो हमारे फ्यूचर की जो भी महिला है, जितने भी ये कैंसर अवॉइड कर सकते हैं इजीली, इसको हम किए जा सकते हैं। तो इसके ऊपर अभी चर्चा चल रही है, इसके ऊपर वर्क चल रहा है। होप सो फ्यूचर ये सभी को आ जाए और सभी हमारे महिला इसके लाभ पा जाए। बिल्कुल मैम, तो हम सब भी यही चाहते हैं कि और भी जितनी बीमारियां बच गई हैं उनके लिए भी वैक्सीन आ जाए, ताकि हमें कोई बीमारी ही ना हो, हम आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, एकदम हेल्दी रह सकते हैं, है ना। तो मैम ने जैसा शेड्यूल बताया आप लोगों को कि कौन सा महीने में कौन सा टीका लगता है और जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका लगता है। हम लोग जब बच्चा पैदा होता है क्या करते हैं, हम लोग उसी खुशी में भूल जाते हैं कि बच्चे को टीका भी लगवाना है, बट ये चीज आपको नहीं भूलनी है। हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं, पार्टीज करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, लेकिन मेनली जो मेन काम रहता है बच्चे को प्रिवेंट करना, ताकि वो पूरी जिंदगी उस बीमारी से बचा रहे, वो चीज हम भूल जाते हैं। तो ये चीज हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। जन्म के बाद जो टीका लगना है वो तुरंत लगवाना चाहिए। और प्रेगनेंसी की हालत में भी मैम ने बताया, जैसे टिटेनस का टीका लगता है तो वो भी आपको टाइमली जाके लगवाना चाहिए, ताकि आप टिटेनस से बच पाए, है ना। आप और आपका बच्चा दोनों का बचाव होता है इस टिटेनस से। और भी बहुत सारी बीमारियां मैम ने बताई, रोटा वायरस है, पर्टूसिस है, डिप्थेरिया है, कुकर खांसी आप लोगों ने सुना होगा बच्चों में, या फिर बहुत ही सीवियर डायरिया होता है बच्चों में, उससे भी बचाया जा सकता है। राजयक्ष्मा होता है, ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए बीसीजी का टीका बताया मैम ने। बहुत सारी बीमारियां, स्मॉल पॉक्स तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है ना। तो इन सब से भी बचने के लिए हम लोग टीके लगवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैम हम अभी ये जानना चाहेंगे कि जैसे हम लोग भूल जाते हैं, सपोज मान लीजिए 6 महीने में एक टीका लगना था, वो हम भूल गए,
तो इसका कुछ इफेक्ट बच्चे पे बैड इफेक्ट पड़ सकता है, या फिर हम उसको कितने दिनों में कवर कर सकते हैं? तो एक तो ये जैसा आपने इम्यूनाइजेशन का एक शेड्यूल जो होता है, जो आप पहले लिए पैदा होने के बाद, फिर 6 हफ्ते में आएंगे, फिर 2.5 महीने में आ जाएंगे, ये जो शेड्यूल है, अगर मानो आपका शेड्यूल मिस हो गया तो पहले ये बोलते थे कि अगर एक वैक्सीन लेके आप दूसरे शेड्यूल में 3 महीने का अंतर है तो पहले से शुरू करना चाहिए शेड्यूल, यू हैव टू रीस्टार्ट द शेड्यूल, रीशेड्यूल इट, ऐसा बोलते थे गवर्नमेंट में। अभी क्या बोल रहे हो, अभी नया क्या उन्होंने ये किया, जहां से रुके हुए हैं, फॉर एग्जांपल आप पेंटा का पहला लिया और दूसरे महीने में पेंटा का सेकेंड डोज लगना था, आपका 4 महीने गैप हो गया सपोज, तो आप पेंटा सेकेंड से ही शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमारे वैक्सीन उतने अपडेट हो रहे और वो सब और जैसे जैसे दिन बढ़ रहे, जैसे जैसे ये हो गए, बहुत सारे इसमें मॉडिफिकेशंस आ गए। पहले हम गैप बहुत रीशेड्यूल करने की कोई जरूरत नहीं है, जहां रुके हुए हैं वहीं से आप वैक्सीन कंटिन्यू कर सकते हैं बस। तो मैम ये है कि जैसे वो शेड्यूल जो है, तो उसके लिए कार्ड शायद बनवाया जाता है बच्चों का, तो ये कहाँ पे बनता है और कैसे इसको हमें मतलब मिल सकता है ये कार्ड? जो वैक्सीन शेड्यूल का कार्ड है, अभी तो ये मदर जब प्रेग्नेंट रहती है, जैसे आप वो जाते हैं तो पीएचसी या कहीं पे भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाते तो मदर कार्ड उनको मिल जाता है, उसमें पूरा टीका के प्रेग्नेंट रहती है तो क्या खाना चाहिए, क्या क्या वैक्सीन कब लेना चाहिए, बच्चा पैदा होने के बाद क्या करना चाहिए, उनका क्या वैक्सीन है 2.5 साल तक, वो पूरा टोटल बच्चे का खान पीन के साथ उसमें पूरा दिया गया है। या तो आप वो फॉलो करो, नहीं तो आप प्राइवेट जा रहे, प्राइवेट सेक्टर में हर एक डॉक्टर अपना एक कार्ड बना के रखता है, जैसा हमारे हॉस्पिटल में भी हमने कार्ड रखे हैं, उसमें भी हम अपना जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल यूजुअली जो गवर्नमेंट का है वही हम फॉलो करते हैं, वो हमारा शेड्यूल हमारे कार्ड में भी हमने दे रखा है। तो वो शेड्यूल रहते हैं, हम अगले यूजुअली क्या करते हैं, एक बार टीका लगता है तो हम कैलकुलेट करते हैं कैलेंडर के ऊपर, इनका अगला टीकाकरण कौन से दिन पे आ जाएगा, हम टिक करके इस तारीख को आपको आना है, ऐसा बोल देते। ये यूजुअली हर जगह किया जाता है ताकि वो पेशेंट भूले ना, वो उस टाइम पे आ जाए। सपोज 1-2 दिन आगे पीछे होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से आ सकते हैं। ये देखा गया है तो ऑल ओवर इंडिया यूजुअली हर बुधवार और शनिवार को ही किया जाता है वैक्सीन, और कुछ स्टेट में कुछ डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता था, लेकिन मैक्सिमम ये हर बुधवार और हर शनिवार ही वैक्सीन दिया जाता है हर जगह। आप कर सकते हैं, प्राइवेट तो आप खुद वैक्सीन लाते हैं, आप कभी भी लगवाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि हर बुधवार और हर शनिवार आपको जाके हॉस्पिटल में पता करना है और वैक्सीन दिलवानी है अपने बच्चों को, और वहां से कार्ड भी लेना है, उसमें प्रॉपरली लिखा रहता है कौन सी डेट में आपको वैक्सीन लगवानी है। 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए चलेगा, लेकिन आपको बिल्कुल सतर्क रहना है और सारी डेट टू डेट आपको याद रख के वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। तो मैम प्राइवेट संस्थाओं में भी ये होता है और गवर्नमेंट में भी ये लगवाए जाते हैं वैक्सीन, कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं। मैम बैठती हैं श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल हॉस्पिटल की जो पीडियाट्रिक ओपीडी है, कौमार वृत्ति की ओपीडी है, उसमें मैम बैठती हैं और वहां पर भी मैम इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम करती हैं। बुधवार के दिन, शनिवार के दिन बिल्कुल यहाँ पे भी इम्यूनाइजेशन लगवाया जाता है, आप लोग यहाँ भी आ सकते हैं। और मैम एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, जैसे हम लोग आयुर्वेद फील्ड में हैं, तो इस इम्यूनाइजेशन के लिए हम लोग आयुर्वेद से क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं हमारी सोसाइटी को? अभी मैं आयुर्वेद में क्या कर सकते हैं ये बताने के लिए थोड़ा सा मैं पॉज लूंगी मैडम। जैसे आयुर्वेद में हम टोटली इम्यूनाइजेशन नहीं बोल सकते। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है वी कैन प्रिवेंट द इन्फेक्टिव डिसीजेस, हम जो सांक्रामिक रोग है उनको हम प्रिवेंट किया जा सकता है, या उनकी जो सीवियरिटी है, जो उनका तीव्रता है, उसको हम कम करेंगे इम्यूनाइजेशन के ऊपर। अभी हम आयुर्वेद में हम ये बिलीव करते हैं, हमारे यहाँ भी मेन उद्देश्य है कि रोग नहीं आने जैसा देखना है ना, आतुरस्य विकार प्रशमनम रोगस्ते स्वस्थ का स्वस्थ रक्षण करना। अभी स्वस्थ का रक्षण कैसे किया जाता है, हम ओवरऑल जनरल इम्यूनिटी हम बढ़ाते हैं। अभी ये इम्यूनाइजेशन क्या है, एक ही डिसीज को एक टीका टारगेट करती है, वो इम्यूनाइजेशन का है। अब हम लोग हमारे आयुर्वेद में हम ओवरऑल इम्यूनाइजेशन देखा जाता है, यानी ग्रॉस में जो जनरल इम्यूनिटी हम बढ़ाएंगे ताकि हमें कोई भी बीमारी नहीं बोलूंगी, जो जनरल डिसीजेस है वो हमें नहीं आएंगे, या हमारा इम्यूनिटी के अकॉर्डिंगली वो डिसीजेस हमें नहीं आएंगे, या उनका हम तीव्रता भी कम कर सकते हैं। तो इसीलिए इसके लिए हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे उपाय है। जैसे बच्चों में अगर लिया जाएंगे तो हम स्वर्ण प्राशन,
स्वर्णप्राशन जो है बहुत अच्छा तरीका है जिससे बच्चों का व्याधि क्षमता जो है बहुत अच्छी से बढ़ जाती है, और उसके साथ में उनका मेमोरी पावर, ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा बढ़ता है। और बच्चा जो बार बार होती है ना छोटी मोटी बीमारी, सर्दी खांसी, इससे बचता है और उसका अल्टीमेटली इम्यूनिटी बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो भयानक जो बीमारी है, गंभीर बीमारी है, उनसे भी वो बच सकता है। तो ऐसे हम अपना ओवरऑल इम्यूनिटी आयुर्वेद से हम हमेशा बढ़ा सकते हैं और जरूर अच्छा लाभदायक है, हम करते भी है वो। और इम्यूनाइजेशन जो है वो पर्टिकुलर डिसीज टारगेट है, तो यही अंतर है। जब डिसीज के बाद होता है बात, जब डिसीज आता है ना, एंडेमिक होता है, पैंडेमिक होता है, तब आपको इम्यूनाइजेशन लेना जरूरी है। उसके आने से पहले आप हमेशा आराम रहने के लिए, हमेशा स्वस्थ रहने के लिए हमारे जो रसायन जो बोला गया है, ऐसे स्वर्णप्राशन जो है, स्वर्णप्राशन, ऐसे हम बहुत सारे विधाएं अपना सकते हैं। जी मैम, सो आयुर्वेद में स्वर्णप्राशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है और ये करवाया भी जाता है, हमारे हॉस्पिटल में भी करवाया जाता है। और बच्चों का आप लेके आइए, किसी भी उम्र के बच्चे हों आप शुरू कर सकते हैं। और उनको टाइमली हम लोग स्वर्णप्राशन हर महीने दिया जाता है। पुष्य नक्षत्र में ये स्वर्णप्राशन कराया जाता है, हर जगह आप लोग जा सकते हैं, यहाँ भी कराया जाता है। और डेली बेसिस पे भी स्वर्णप्राशन हम लोग करा सकते हैं बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। और मैम भी आपको डिटेल में बताएंगी कि स्वर्णप्राशन हम लोग यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में किस किस दिन कराया जाता है। सो मैम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए हमारे ऑडियंस को। ये स्वर्णप्राशन जो है मैडम, एक्चुअली ये क्लासिकल जो है हमारे संहिता में जो है, कहीं पे भी नहीं बोला कि पुष्य में करो, ये करो। ये जैसा इम्यूनाइजेशन हो गया ना, शेड्यूल बना है, ऐसे पुष्य नक्षत्र जो है पवित्र दिन माना जाता है। उस दिन अगर आप कोई भी औषधि देते हैं तो उसका जो स्ट्रेंथ है डबल हो जाता है, लाभ ज्यादा मिलता है। इसके लिए पुष्य नक्षत्र बहुत सारे हमारे वैद्य गण जो है वो चुन लिए पुष्य नक्षत्र। इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है, उनकी राय भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम जो करते हैं डेली बेसिस पे करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो महीने में कम से कम 50 से 60 डिलीवरी होती है। बच्चे जितने भी डिलीवरी होती है, हम सबको यहाँ पे स्वर्णप्राशन हमारे डिपार्टमेंट से खुद हम तैयार करते हैं और उनको डेली बेसिस पे डेली हम देने के लिए उनको हम प्रिस्क्राइब करते हैं स्वर्णप्राशन। और लगभग हमारे यहाँ 3 साल से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। 3 साल से हमें फीडबैक भी बहुत अच्छा मिल रहा है। बहुत सारे जो लेके गए थे वो लोग खुद ही कंपेयर कर रहे हैं, जैसा उनका दूसरे बच्चों को मिल गया स्वर्णप्राशन, पहले बच्चे को नहीं मिला, तो वो लोग देख पाते कि पहले बच्चे और दूसरे बच्चे में क्या अंतर था। तो वो आके बताते कि उससे ये क्या डिफरेंस है, इसमें हमें बहुत क्या लाभदायक हुआ। बहुत सारे हमें फैकल्टीज के मेंबर्स भी लेके गए हैं, उनके बच्चों को भी दिया है, वो लोग बहुत खुश है इससे। तो वो लोग बोलते जो पहले बच्चों को जो उन्होंने परेशानी झेली है, जैसे कि हर बार उनका सर्दी खांसी जो होता था, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो उनको लाभ मिला है, वो अक्सर हमें बताते आके। और वो अगले और जो भी उनके फैमिली में बच्चे जब भी होते हैं तो वो खुद ही आके पूछ के स्वर्णप्राशन हमें दे दो मैडम करके लेके जाते हैं। जी मैम, तो मैम ने बहुत ही अच्छी बात बताई यहाँ पे कि स्वर्णप्राशन आप सबको कराना चाहिए। तो मैम हम लोग इस इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के साथ जो हमारे गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, उसके साथ हम लोग स्वर्णप्राशन भी साथ में ही दे सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी वैसे बच्चों को? बिल्कुल मैम, ये इम्यूनाइजेशन जो है उसके साथ हम स्वर्णप्राशन डेली, ये तो डेली बेसिस है ना, इम्यूनाइजेशन जो है शेड्यूल में देते हैं। ये रसायन है, जैसे स्वर्णप्राशन है, इट्स बाल रसायन हम बोल सकते हैं। रसायन तो नित्य सेवनीय है, हम वो भी कम मात्रा में देते रहते हैं, आप डेली दे सकते हैं। बस ये है कि इम्यूनाइजेशन देने के लिए भी कुछ है, जैसे बच्चे को ज्यादा बीमारी है, ऐसा है तो बहुत सारे बीमार होते हैं तो हम इम्यूनाइजेशन थोड़ा होल्ड पे देते, थोड़ा उसको पोस्टपोन करते हैं। वैसे ही स्वर्णप्राशन भी अगर बच्चा ज्यादा बीमारी है, जब वो बच्चा कुछ पच नहीं पाता, उसका लूज मोशन है या बहुत उसको तीव्रता से उसको ज्वर है, फीवर है, तो उस दिन हम नहीं देते स्वर्णप्राशन। बाकी दिन बेझिझक हम स्वर्णप्राशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैम अभी जैसे कि आप बता रही हैं कि इम्यूनाइजेशन में भी हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ कहाँ हमें नहीं देना चाहिए, वो भी जानना जरूरी है। तो मैम इस पॉइंट पे भी कुछ आप थोड़ा प्रकाश डालिए। अभी इम्यूनाइजेशन कहाँ नहीं देना चाहिए पर्टिकुलरली, अभी हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ इम्यूनाइजेशन अगर बोलेंगे, जो HIV जो है, एड्स पॉजिटिव जो मदर है, उसके बच्चे को हम नहीं देते। HIV पॉजिटिव जो बच्चा है उसको हम कोई भी लाइव वैक्सीन नहीं देते। वैक्सीन में 2 वैक्सीन आते हैं, एक लाइव वैक्सीन एंड किल्ड वैक्सीन। जो बच्चा ऑलरेडी तीव्र गंभीर बीमारी से ग्रस्त है उसको हम यूजुअली लाइव वैक्सीन नहीं देते, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर इन्फेक्शन है। आप वैक्सीन दोगे तो उसकी सीवियरिटी बढ़ जाता है और बच्चे वो सहन नहीं कर पाता।
हाइपर रिएक्टिव हो जाता है। इसके लिए हम जो इन्फेक्टेड है, जो पॉजिटिव है, HIV पॉजिटिव है, उनको हम कोई भी लाइव वैक्सीन नहीं देते। और एक दूसरा आता है हेपेटाइटिस, अक्सर हमें मिलता है देखने को, हेपेटाइटिस पॉजिटिव बच्चा है, हेपेटाइटिस पॉजिटिव मदर जो है, उनमें तो हम तुरंत, क्योंकि हेपेटाइटिस बी इज ए किल्ड वैक्सीन जो हम यूज करते हैं, जो बच्चा तुरंत पैदा होता है हम हेपेटाइटिस बी देना ही देना है, उनको तो पहले देना है। फिर माँ का और बच्चे का दोनों का फिर से हम चेक करेंगे, पॉजिटिव है तो हम देंगे, नेगेटिव है तो हम लोग बाद में उसका स्तन्य देना है नहीं देना, वो बात की बातें हैं, देना है नहीं देना। इसमें तो हम हेपेटाइटिस बी देते ही देते हैं, बच्चा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हेपेटाइटिस बी विदिन 24 आवर्स सबको मिलना चाहिए। और HIV पॉजिटिव होता है तो कोई भी लाइव वैक्सीन हम नहीं देंगे, सभी किल्ड वैक्सीन हम उनको दे सकते हैं। और वैक्सीन देने के पहले, देने के बाद ऐसा कुछ भी कंडीशंस नहीं कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। जैसे बच्चा बहुत बीमार है तो तब नहीं देना, जैसा फीवर है फॉर एग्जांपल, फीवर भी अगर माइल्ड फीवर है तो हम दे सकते हैं, जैसा फीवर 100 के अंदर है तो हम दे सकते हैं। अगर वो 100 के ऊपर है, 102, 103 ऐसा फीवर है तो उसमें वैक्सीन नहीं देना चाहिए। ये सब हम फॉलो। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि जब बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार हो या ऑलरेडी उसमें कोई इन्फेक्शन बहुत बढ़ा हुआ हो, उस टाइम में हम उसको कोई इम्यूनेशन ना दें, कोई टीका ना लगवाएं, हम पहले उस बीमारी का इलाज करवाएं, जब बच्चा सही हो जाए फिर हम इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं, है ना। तो मैम ने यहाँ पे एक और पॉइंट बताया ब्रेस्ट मिल्क के बारे में। आई थिंक मैम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये जो माता का दूध पिलाना भी, उसका भी बहुत रोल रहता है, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए हमारे ऑडियंस को। हाँ, ये क्या होता है ना मैम, अभी उसके लिए मैं थोड़ा और पीछे आऊंगी। जब बच्चा पैदा होता है ना, वो अभी स्टिल अंडर डेवलपमेंट। अब हम बड़ों को और बच्चे को कंपैरिजन, मेन डिफरेंस क्या है, बड़े जो होते हैं फुल्ली डेवलप्ड, उनके अंदर सभी सिस्टम अच्छे से काम कर रहे हैं। अभी वही हम कंपेयर करेंगे, बच्चा उसके सिस्टम अभी अंडर डेवलप है या डेवलपिंग है, तो उसका इम्यूनिटी अभी बड़ा नहीं, इंडिविजुअली वो काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए भगवान खुद ही ऐसा बनाया है, जो स्तन्य के अंदर भी बहुत सारे, स्तन्य के साथ इम्यूनोग्लोबिन्स मिलते हैं, एंटीबॉडीज मिलते हैं जो पैसिव इम्यूनिटी देते हैं। इसको हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क जो है एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबिन्स फ्रॉम मदर टू बेबी, माँ से जो बच्चों को आता है वो पैसिव इम्यूनिटी बोला जाता है। और इसी कारण हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जैसे प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग डिलीवरी और थ्रू द ब्रेस्ट फीडिंग, जैसे जैसे उसका इफेक्ट कम होता जाता और बच्चा अपने आप इम्यूनिटी डेवलप करता, उसी के अकॉर्डिंग ये शेड्यूल बनाया गया। नहीं तो ऐसा भी नहीं ना कि ऐसा पैदा होते ही सब वैक्सीन दे देंगे, ऐसा इसके लिए नहीं है। जैसा जो जिस अवस्था में उसको नेसेसिटी है, जो उस अवस्था में ज्यादा बीमारी फैलने की संभावना है, उसके अकॉर्डिंग ये शेड्यूल बनाया गया कि चाहे पैदा होने के बाद ये लेना है, 6 हफ्ते में ये लेना है। इसी के कारण ये बनाया गया। इसमें हमारे नेचुरली हमें बहुत सारी चीज मिलते हैं और कुछ हमें हमारी युक्ति के अनुसार हमें देना चाहिए। बिल्कुल मैम। सो आप लोगों ने सुना मैम ने क्या बताया, टीकाकरण भी आपको करना है, स्वर्णप्राशन भी आपको बच्चों को कराना है, और सबसे इम्पोर्टेंट माँ का दूध है, जिसमें कि बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, वर्किंग लेडीज हैं जो नौकरी करने जाती हैं, बच्चे को दूध नहीं पिला पाती हैं, है ना। और जैसे बहुत सारे लेडीज ऐसी भी होती हैं जो ब्यूटी कॉन्शियस होती हैं, नहीं बच्चे को दूध पिलाएंगे तो हमारा फिगर बिगड़ जाएगा, इस तरह का भी सोचती हैं। तो ये सब नहीं सोचना है। 6 महीने तक अपने बच्चे को पूरा ब्रेस्ट मिल्क पे ही रखना है, और ये बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ माँ के लिए भी बहुत जरूरी है। माता को भी बहुत सारी बीमारियों से बचाव होता है अगर वो अपना दूध अपने बच्चे को पिलाती है ना। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बहुत बार ये होता है कि आप लोगों में से बहुत लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि कोई वैक्सीन लेने के कारण कोई बीमारी तो नहीं होती। बहुत लोगों के मन में ये सवाल है, तो आइए मैम से इसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि ये एक्चुअली कोई मिथ या सुपरस्टिशन है कि असल में ऐसा कुछ होता है। तो मैम क्या कोई टीका लेने के कारण बीमारी हो सकती है? इसके बारे में अगर बोला जाएंगे तो वैक्सीन बनाया गया है टू प्रिवेंट, उसके बचने के लिए और उसको नियंत्रण करने के लिए। सपोज बीमारी भी आता है तो हमारी बॉडी को हम तैयार पहले से करके रखते हैं कि उसके अगेंस्ट वो फाइट कर सके, और वो बीमारी हमारी पूरे सामाजिक अवस्था से उसको हम निकाल सके। वैक्सीन उसी के लिए बने हैं। अगर वैक्सीन है क्या मैडम, वो बोला गया, तो मैंने बोला कि किल्ड है और लाइव है, यानी वो एक तरह से बहुत इनएक्टिवेट करके या कम मात्रा में जो हमें हार्म ना करे, उसमें कंट्रोल्ड, इसमें हमारे अंदर जीवाणु ही छोड़ा जाता है, किल्ड हो या लाइव हो।
वो डिपेंडिंग ऑन द डिसीज एंड डिपेंडिंग अपॉन आवर कंडीशन वो वैक्सीन बनाया जाता है। कभी किल्ड यानी जो मर गए हैं वो जीवाणु, जो मर गए हैं जो जीवाणु मरे रहते हैं उनके अंश हमारे अंदर छोड़ा जाता है। कभी कभी जो जिंदा जीवाणु के अंश हमें छोड़ा जाता है। इसका इंटेंशन क्या होता है कि हमारा बॉडी उसको सेंसिटाइज कर देते हैं, बॉडी को पहचान लेता है। अगर कम मात्रा में आता है, लेस पावर वाला बॉडी के अंदर जाता है तो बॉडी उसको पहचान लेता है। अगली बार ऐसा सेम अगर मेरे बॉडी के ऊपर अटैक हो गया तो मैं इसको कैसे तैयार करूं। जैसा हमारे योद्धा को हमेशा हम ट्रेनिंग देते हैं तो वैसे ही एक टाइप का ट्रेनिंग है हमारी बॉडी को इम्यूनाइजेशन देने से। तो इसी कारण किसी किसी को वैक्सीनेशन देने के बाद बीमारी होती है, लेकिन वही साइड बाय साइड वैक्सीन देने से जो उसके लाभ है, जैसा करोड़ों में हजारों में एक किसी को हो सकता है। जैसा मैंने बोला ना, जीवाणु खुद दे रहे, वो ऑलरेडी उसका इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है, उसके अंदर वैदिक क्षमत्व नहीं है, तो वो उसी वैक्सीन से वो कभी कभी उसके अंदर बीमारी हो सकती है। ये होता भी है लेकिन ये बहुत कम इसमें होता है। और इसके साथ में साथ हम देखेंगे जो इसका उपयोग है, इम्पैक्ट जो है वो होता है। अभी एक देखेंगे ना तो उसका हमें उपयोग भी मिलता है, कभी कभी उससे हमें नष्ट भी मिलता है। ये कहीं ना कहीं उसके एक ड्रॉबैक्स हम बोल सकते हैं, लेकिन ये बहुत नेग्लिजिबल है मैडम। तो इसके लिए हम उसको ऊपर हम ज्यादा ना ये करते हुए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वैक्सीन देने से हमारे बीमारी होती है। ये करोड़ों में एक को हो सकता है क्योंकि उसके अंदर पहले ही उसका कुछ फॉल्ट रहता है, तो इसी कारण वो हो सकता है। ताकि वैक्सीनेशन के ऊपर नहीं, वैक्सीनेशन तो हमेशा बनते ही ताकि हम रोग से बच सके, उसको नियंत्रण कर सके, उसका सीवियरिटी हम बचा सके। और हमारा वैक्सीन से और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हम इससे झुंड में हम अपना इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। झुंड का इम्यूनिटी मतलब हर्ड इम्यूनिटी, इसको हम हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, पॉपुलेशन इम्यूनिटी। जो इम्यूनाइजेशन तो लिया है वो तो इसका बेनिफिट लेता ही लेता है, साथ ही साथ में जो अनइम्यूनाइज्ड है, जो वैक्सीनेशन नहीं लिए, ये उनको भी संरक्षण करता है इम्यूनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिया, मैं इम्यूनाइजेशन मैंने ले लिया तो मेरे अंदर संक्रमण होगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली मैं संक्रमण फैलाऊंगी नहीं। इसी कारण दूसरे भी बचाते हैं, तो इनडायरेक्टली उनको भी हम बचा रहे हैं। तो इम्यूनाइजेशन ये है कि प्रिवेंट करता ही करता है। और इसी कारण हमारे इंडिया से या पूरे हमारे विश्व से स्मॉल पॉक्स गया है, हमारे साउथ ईस्ट से पोलियो कम हो गया है। तो ये सभी हम कैसे अचीव कर पाए? ओनली बिकॉज ऑफ इम्यूनाइजेशन। सो इम्यूनाइजेशन इज अ वेरी बेस्ट थिंग विच आवर गवर्नमेंट इज डूइंग सो मच वर्क। गवर्नमेंट बहुत कष्ट से, बहुत इसको हर स्तर पे चौकन्ना होके, बहुत सारे इसके अंदर अभी हम और डिटेल में जाएंगे। वाइल के ऊपर ये कब एक्सपायरी होता है, इसका पोटेंशियल कितना है, ऐसे बहुत सारे चीजें सिर्फ देख कर ही हम समझा सके। जैसे आशा वर्कर तो उतना पढ़े नहीं रहते, फिर भी वो लोग भी वो देखेंगे तो उनको पहचान सके। बहुत सारे मार्कर्स यूज करते, ऐसे हर स्तर पे उसको बहुत चौकन्ना होकर प्रैक्टिस करता है। तो मेरे ख्याल से इम्यूनाइजेशन से ज्यादा हानि ना होते हुए लाभ ही लाभ है। तो मैं हर किसी को रेकमेंड करती हूँ कि इम्यूनाइजेशन करो, साथ ही साथ में अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करो, स्वर्ण प्राशन बच्चों को दे और स्वस्थ रहे। थैंक यू सो मच मैम। मैम ने बहुत सारी बातें बताई है ना, बहुत सारा आपको जानकारी भी दिया इम्यूनाइजेशन के बारे में, कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे बीमारियों से हम बचाव कर सकते हैं ना। तो सारा शेड्यूल भी मैम ने बताया, कौन सा टाइम में आपको कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए और वैक्सीन के लाभ क्या है, उसके कुछ अगर नुकसान है भी तो वो नेग्लिजिबल है। लेकिन हमेशा आप लोग याद रखिए, कोई भी वैक्सीन आप ले रहे हैं, कोई भी टीका आप ले रहे हैं, कोई भी प्रोसेस आप करा रहे हैं, कोई भी थेरेपी आप करा रहे हैं, बिल्कुल डॉक्टर की निगरानी में ही कराना चाहिए। अपने मन से नहीं कराना चाहिए। ये नहीं कि मैं घर पे ले आऊंगा और इंजेक्शन दे दूंगा अपने बच्चे को या फिर खुद ले लूंगा। ये चीज आपको कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी की क्या कंडीशन है ये जानना भी बहुत जरूरी है इम्यूनाइजेशन करने के लिए, है ना। इसलिए प्रॉपरली आप डॉक्टर के पास जाइए, पूरी सलाह लीजिए, अपनी सारी दिक्कतें उन्हें बताइए, अपने बॉडी का चेकअप कराइए और उसके बाद ही आप कोई भी वैक्सीन हो आप लीजिए। बहुत सारी बीमारियों के लिए वैक्सीन हमारी गवर्नमेंट लॉन्च कर चुकी है और बहुत सारी बीमारियों की वैक्सीन बना भी रही है जो आगे आगामी दिनों में आने वाली है ना। तो हम हर बीमारी से बच सकते हैं, लेकिन अपने दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करके हम इसका यूज करें, है ना। हमें बेवकूफी नहीं करनी है, अपने आप कोई डिसीजन नहीं लेना है।
तो मैम ने बहुत सारी चीजें बताई, आज आप लोगों को बहुत सारी जानकारी दी। आइए मैम का धन्यवाद करते हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आगे हम चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम में आते रहें। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी जानकारी हमें हमारी ऑडियंस को देनी है। तो आगे भी आप हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे ऑडियंस को और भी बहुत सारे हम डिस्कशन करेंगे, जानकारी देंगे। उसके लिए हम मैम को बिल्कुल आमंत्रित करेंगे और आप लोगों से फिर रूबरू कराएंगे, है ना? जरूर मैडम, कभी भी। जी मैम, सो थैंक यू सो मच मैम। और आप लोगों से मैं यही बताना चाहूंगी कि श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फर्रुखाबाद में जो स्थित है, वहां पे हॉस्पिटल है। मैम उस हॉस्पिटल की ओपीडी में बैठती हैं, कौमार नृत्य की ओपीडी में। वहां पे सभी बच्चों को देखती हैं। कोई भी दिक्कत हो, सिर्फ इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड ना हो, टीकाकरण ना हो, स्वर्णप्राशन हो, ब्रेस्ट मिल्क के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी हो, या फिर बच्चों की कोई भी बीमारी के बारे में आपको जानकारी लेनी हो, या फिर अपने बच्चे को दिखाना हो, तो आप हमारी ओपीडी में जरूर आइए और मैम को दिखाइए। मैम बहुत सारे बच्चों को ठीक कर चुकी हैं, बहुत सारे पेशेंट यहाँ से लाभ लेके जा चुके हैं, है ना? तो बिल्कुल आप लोग आइए और हमारे कार्यक्रम के साथ भी आप लोग बने रहिए। आरोग्य विचार आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। आगे भी हम और भी अच्छे अच्छे एपिसोड्स लेके आएंगे। बहुत सारे हमारे और भी डॉक्टर्स हैं जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे आगामी एपिसोड्स में। तो तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को मेरा नमस्कार।